हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बेटा। अभी आपका यूनिट आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर जो सेल है वो आपके यूनिट एग्जाम में जरूर आएगा बेटा। सबसे ज्यादा मार्क्स आपका पूरे साइंस में बायो दिलाता है। बायो का ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक एनसीईआरटी का पूरा कवर्ड है बेटा। यहाँ के बाद आपको पढ़ने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में है बेटा सेल। सेल मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है बेटा। अगर आपसे हम पूछें कि मैं कैसे बनी हूं, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बेटा आप कैसे बने हो, बेटा आपके आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी डीडी हैं, मीन्स डियर डार्लिंग, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी क्रश है, आपकी फीमेल मेल फ्रेंड्स, मम्मी पापा, ठीक है, इवन प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, डॉग, सब कुछ किससे बना है। तो आपका आंसर होगा मैम सेल से। हाँ बेटा, सब कुछ किससे बना है, सेल से बना है। लेकिन आप देख सकते हो सेल तो दिख नहीं रहा है, ये तो पूरी बॉडी दिख रही है। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो हम बहुत अच्छे से बेटा पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ठीक है। आ जाते हैं हम आज इसमें कवर क्या करेंगे बेटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम सेल में पढ़ने क्या वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे सेल का, ठीक है। सेल होता क्या है, किसने इसकी डिस्कवरी की, एटसेट्रा, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम सेल का डिफरेंट शेप्स देखेंगे कि सेल किस किस शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। उनके साइजेस के बेसिस पे छोटे होते हैं, बड़ी होते हैं, ठीक है। सेल का साइज वेरी करता है कि नहीं करता है, एंड सेल का टाइप, ठीक है बेटा। इन सारे बेसिस पे हम क्या सेल को देखेंगे। एंड उसके बाद सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। मीन्स सेल क्या होता है, सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल के इनसाइड द सेल क्या होता है बेटा। ये सारी चीजें हम ये थर्ड टॉपिक में अपना पढ़ेंगे। और लास्ट में है बेटा सेल डिवीजन, ठीक है। इस सेल डिवीजन को पढ़ने के बाद हमारा सेल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाते हैं हम अपने एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बेटा व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, तो सेल क्या है बेटा। आप जब 7th क्लास में रहे होंगे तो सेल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 8th क्लास में आपका सेल चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक लाइन लिखी रहती है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आप 9th क्लास में आ गए हो बेटा, थोड़ा बड़े हो गए हो तो डेफिनेशन भी थोड़ा मॉडिफाई हो गई है, ओके। तो अब आप क्या लिखेंगे, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके बेटा। क्या है यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हो, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड सेकेंड यहाँ पे पॉइंट देखिए बेटा, कह रहे सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक ब्रिक बिल्ड अ हाउस, सेल बिल्ड अ ऑर्गेनिज्म। इनके कहने का मतलब यह है बेटा, जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि बेटा आपने देखा है कभी घर कैसे बनते हैं, आपका घर कैसे बना हुआ है, आपके फ्रेंड का घर कैसे बना हुआ है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, हाँ मैंने देखा तो है, ठीक है। छोटी छोटी जो ब्रिक होती हैं, ईंटें होती हैं, उससे क्या होता है हमारा घर बना हुआ है। एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, दूसरे ब्रिक के ऊपर तीसरा ब्रिक, ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ है बेटा, एक वॉल बन गई है, ठीक है। वॉल आपस में कनेक्ट हुई, एक वॉल ऐसे कनेक्ट हुई, दूसरी ऐसे कनेक्ट हुई, ऐसे कनेक्ट हुई, ऊपर रूफ बन गया, तो क्या हो गया, हमारा एक पूरा रूम तैयार हो गया। सेम वैसे ही बेटा हमारी बॉडी है, ठीक है। सेल आपस में क्या होते हैं, जुड़ते जाते जुड़ते जाते जुड़ते जाते, सेल ऑर्गेनाइज होते हुए क्या बन जाता है बेटा, हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, ओके। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख सकते हैं बेटा, कह रहे हैं कि सेल्स कैरी आउट ऑल इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। तो इनके कहने का मतलब है, थर्ड पॉइंट हमारा ये बताने का कोशिश कर रहा है बेटा कि सेल जो होते हैं वो लाइफ के सारे एसेंशियल एक्टिविटीज जो होती हैं, फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं, वो सब कुछ परफॉर्म करता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे हम है बेटा, खुद को सर्वाइव कराने के लिए क्या करते हैं, रेगुलर खुद को नरिशमेंट करते हैं, ठीक है। उसको जो भी हमने खाया उसको क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आफ्टर डाइजेशन हम क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग करते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है जो भी चीजें आप खा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, खुद को जिंदा रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे सेल सेल भी क्या करता है बेटा, सारे इसेंशियल एक्टिविटीज करता है। वो भी खाना खाता है बेटा, वो भी डाइजेस्ट करता है, वो भी एक्सक्रीट करता है वेस्ट चीजों को, ठीक है, और वो भी ट्रांसपोर्ट कराता है। तो हम बहुत बढ़िया से बता सकते हैं सेल क्या होता है बेटा,
थर्ड पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हो, सेल सारे इसेंशियल प्रोसेस को करते हैं खुद को सरवाइव करने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो वैसे बेटा ये जरूरी नहीं है कि हम करें या फिर कोई भी सेल इसको कैरी आउट करे, ठीक है, जरूरी नहीं है। आप देखते हो कि मतलब कि क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, क्या सभी रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, फिर भी वो जिंदा रहते हैं ना। तो रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है बेटा, ये हमारा इसेंशियल प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ सेम अर्थ पे मतलब सेम स्पीसीज बनी रहे, इसकी वजह से ये जरूरी है, ठीक है। बाकी आप रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब आप लिख सकते हो, ओके। हमारा फोर्थ पॉइंट है बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू लार्ज प्लांट्स एनिमल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है बेटा। कोई भी चीजें बेटा, एक टाइनी बैक्टीरिया हम ले लेते हैं, टाइनी बैक्टीरिया जो कि नेकेड आइज से हमें दिखता भी नहीं है, ठीक है, उसकी बात कर लें, या बड़े से हाथी की बात कर लें, सभी किससे बने हैं बेटा? सेल से बने हैं, ठीक है। चाहे वो सेल का नंबर जो है वो वेरी करता हो, जैसे एक बैक्टीरिया की बात करें वो सिंगल सेल से बना है, एक बड़ी सी हाथी की बात करें तो वो क्या मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है जितनी भी, चाहे छोटी सी चींटी से लेके एक छोटा सा बैक्टीरिया से लेके बड़ी सी हाथी तक, सभी किससे बने हैं बेटा? सेल से बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, हम आपको साथ में क्वेश्चन भी कराते जाते हैं कि क्वेश्चन आपके स्कूल वाले पूछेंगे कैसे। सबसे पहले तो उन्होंने पूछ लेना है बेटा व्हाट इज द सेल। अगर सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, अब 1 मार्क का आ रहा है, तो आप बस आंसर में क्या लिख दोगे बेटा? ये दोनों लाइन लिख दोगे, ठीक है। क्या? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट। और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया करिए बेटा आंसर को, आप जैसे होता ना एग्जाम्पल दे दिया तो ज्यादा अच्छा आपका आंसर जो है, आंसर राइटिंग एनहेंस हो जाता है। तो आप तो ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो कि सेल क्या होता है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक होता है, किसका? लाइफ का। सेम वैसे ही जैसे एक छोटा सा ब्रिक क्या होता है? एक हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ओके। तो टीचर खुश होके आपको पूरा 1 मार्क दे देगी, क्योंकि आपने क्या डेफिनेशन भी बता दी, साथ में उस डेफिनेशन को क्या कर दिया, थोड़ा सा सजा दिया आपने एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा बनेगा बेटा वो क्या बन सकते हैं? आपकी मैम क्या पूछ सकती हैं? पूछ सकती है कि वाई इज द सेल कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। तो आप आंसर क्या करोगे बेटा कि सेल कैरी आउट ऑल एसेंशियल प्रोसेस जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, ठीक है। और अगर थर्ड क्वेश्चन पूछेगे बेटा वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तब आप अपने आंसर में क्या लिखोगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, 1 and more than 1 सेल्स। तो 3 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है बेटा, तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया आपको। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या बोल रहा है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है बेटा? कुछ नहीं, बहुत इजी सा मतलब है इसका, बस आप देख के हेडिंग घबराए मत करिए, ठीक है। इनका कहने का मतलब बेटा सेल को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है, सेल ऑर्गेनाइज होकर और क्या क्या चीजें बनी है, ठीक है। सिंपल से बस यही मीनिंग है। तो सेल के पास है बेटा एक सुपर पावर। कैसी सुपर पावर है? सेल अपने ही जैसी कॉपी को बना सकता है। मीन्स हम बोल सकते हैं जितने भी सेल है बेटा वो क्या करते हैं? रिप्लिकेट करते हैं। रिप्लिकेट मतलब अपने ही जैसी कॉपी को बनाना। तो सेल की सुपर पावर क्या है बेटा? सेल कैन रिप्लिकेट, ओके। अब देखते हैं, हम एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। जैसे सेल क्या है बेटा? सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। किसी भी लिविंग बॉडी का सेल सबसे छोटा यूनिट है। कई सेल्स जब आपस में क्या होते हैं बेटा? गेट टुगेदर हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपस में। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। कई सेल जब एक साथ आ गए तो बेटा क्या बन गया? टिश्यू बन गया, ओके। अब ये जो टिश्यू है बेटा ये आपस में गेट टुगेदर हुए, साथ में आए तो क्या बन गया बेटा? एक ऑर्गन बन गया, ठीक है। जैसे ये क्या दिखा रहा है आपको? स्टमक, ठीक है। कई जब टिश्यू एक साथ आते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और कई ऑर्गन जब आपस में क्या करते हैं? मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कई ऑर्गन जब आपस में मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? एक ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा? आपका माउथ आ जाएगा, एसोफेगस आ जाएगा, देन उसके बाद स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है।
ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या किए हैं बेटा, एक सिस्टम को तैयार किए हैं। उस सिस्टम का क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यह सारे सिस्टम बेटा जब साथ में मिलकर काम करने लगते हैं तो क्या वो कहलाने लगता है, ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेल्स क्या है बेटा, सबसे छोटी यूनिट किसी भी लिविंग बॉडी की। सेल जब आपस में क्या करते हैं बेटा, गेट टुगेदर होते हैं, साथ में आते हैं, तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या तैयार होता है बेटा, ऑर्गन। ठीक है, कई ऑर्गन जब साथ में आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। जब कई सिस्टम, अलग अलग सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करने लगते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। आज हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने देख लिया बेटा सेल क्या होता है, अब फिर हमने देख लिया सेल कैसे खुद को रिप्लिकेट करता है, रिप्लिकेट करने के बाद क्या क्या नई नई चीजें बनाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये सेल आया कहाँ से, भाई ये सेल टर्म किसने दिया, सेल की डिस्कवर किसने किया। जैसे आपसे कोई भी मान लीजिए आपने किसी से मिला, आप किसी से मिले तो आपने क्या मतलब उस बंदे ने आपसे पूछा आपका नाम, ठीक है, देन उसके बाद आपके फादर का नाम पूछा जाता है ना, या आपके मदर का नाम पूछा गया, तो वैसे सेम सेल की बात हो गई बेटा। तो आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैम ठीक है सेल के बारे में तो हम समझ गए कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, सेल रिप्लिकेट करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू रिप्लिकेट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब आप ये बता दीजिए कि ये सेल आया कहाँ से। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं बताती हूँ बेटा। सेल को सबसे फर्स्ट टाइम किसने देखा बेटा, सेल को अगर सबसे फर्स्ट टाइम की बात करें बेटा 1665 में डिस्कवर किया गया था। कौन डिस्कवर किया था बेटा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था। आपके एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन होता है बेटा कि हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे, तो किसने की आपको याद रखना है बेटा, ये वाला आपको डेट भी याद रखना है, कभी कभी आपके स्कूल में पूछ लिया जाता है। 1665 में किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया ये भी आंसर इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। आप बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, तो आप क्या बताओगे बेटा, रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। कैसे किया था, एक थिन स्लाइस ली थी बेटा, किसकी, कॉर्क की। ठीक है, और खुद के डिजाइन के हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया था बेटा, इस थिन स्लाइस को देखा था। इस थिन स्लाइस को उन्होंने क्या किया था, खुद के माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उन्होंने क्या देखा बेटा, उन्होंने इस थिन स्लाइस में उन्हें छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे। कैसे, छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब। आपने हनी बी का छत्ता देखा है, हनी कॉम्ब देखा है बेटा, हाँ सब ने देखा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वो कैसे दिखता है, जैसे छोटा छोटा रूम। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया बेटा, सेल। ठीक है, कह रहा कि इन्होंने कैसे देखा बेटा, उसको कैसे उन्होंने दिखा था, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ था, ये लैटिन वर्ड में इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अ लिटिल रूम। इसी को बाद में क्या कहने लगे बेटा, सेल। अगर आपसे कोई भी पूछे सेल को नाम किसने दिया, ठीक है, जैसे आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, आपकी डिस्कवरी किसने की, आपके मम्मी पापा ने की। ठीक है, लेकिन आपके नाम भी किसने दिया, आपकी मम्मी ने दिया। तो सेम वैसे ही सेल को डिस्कवर फर्स्ट टाइम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था बेटा, सेल को नाम भी दिया था, सेल। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक लिखा है कॉर्क, कॉर्क ये वर्ड। अब ठीक है, आपने बार्क देखा है, ट्री देखा है, ट्री सबने देखा होगा बेटा। ट्री की जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर कवरिंग होती है, उसको आप क्या बोलते हो बेटा, बार्क बोलते हो। बार्क मतलब होता है छाल। ठीक है, तो आउटर कवरिंग क्या होती है, बार्क। इस बार्क को, इस आउटर कवरिंग को निकालकर बेटा क्या तैयार किया जाता है, कॉर्क तैयार किया जाता है। ठीक है, कॉर्क तैयार किया जाता है। आपने महंगी महंगी जो परफ्यूम की बोतल आती है या वाइन की जो बोतल, वाइन आता है बेटा, वाइन की बोतल अक्सर जो महंगी वाइन होती है उनकी बात कर रहे हैं, परफ्यूम की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो बोतल की स्टॉपर होता है, ढक्कन जिसको बोलते हैं, वो किसका बना होता है बेटा, लकड़ी का होता है। ठीक है, तो इसी कॉर्क को लेकर उन्होंने क्या किया था, पतली सी स्लाइस ली थी, इसको कट करके लिया था। ठीक है, कट करके फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा कि किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। कैसे किया था बेटा, उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था। ठीक है, अपने खुद के माइक्रोस्कोप से उसे देखा। जब देखा तो कॉर्क में उन्हें क्या दिखाई दिया, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया बेटा। उस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने क्या दे दिया, सेल। आपको पता है बार्क ऑफ द ट्री जो होता है, बार्क की आउटर कवरिंग जो होती है, जिस कॉर्क की बात हम कर रहे हैं, वो कैसे होता है बेटा, डेड होता है। कैसे होता है, डेड। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी तो की थी, लेकिन वो सेल कैसा था बेटा, डेड सेल था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब दूसरा बंदा आ जाता है बेटा, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट तो देख लिया, सेकंड अब आ जाता है पॉइंट हमारा, एंटोनी लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, अजीब अजीब सा नाम है लेकिन कोई नहीं।
इजी है, आप कुछ नहीं तो शॉर्ट में लग दिया करिए बेटा एवियन ल्यूएनहोक, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, एवियन ल्यूएनहोक, इनके आपको डेट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि डेट पूछता नहीं है। इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट वो बंदे थे बेटा जिन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। कैसी? लिविंग सेल। कहाँ पे देखा था अगर पूछे तो बेटा, पॉन्ड, जो तालाब का पानी होता है वहां पे इन्होंने क्या देखा था बेटा, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखा था। ठीक है, अब आपसे यही पे क्वेश्चन पूछेगा हु डिस्कवर द सेल। अगर वहां पे लिविंग सेल नहीं लगा हुआ है तो आंसर आप क्या कर दोगे बेटा, रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर हु डिस्कवर द लिविंग सेल, अब वहां पे रॉबर्ट हुक भी ऑप्शन में रहा और साथ में एंटोनी वैन ल्यूएनहुक भी रहा, तब आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, आपका ऑप्शन होगा एंटोनी वैन ल्यूएनहुक। ठीक है, इस बात को आपको याद रखने हैं। आ जाते हैं थर्ड, हमारा जो पॉइंट है, कह रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये कौन थे बेटा, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, तो इन्होंने देखा था बेटा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको। ठीक है बेटा, ये सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, सेल का एक सेंटर पार्ट होता है बेटा, सेंटर पार्ट ऑफ द सेल क्या कहलाता है बेटा, न्यूक्लियस। उस सेंटर पार्ट को इन्होंने क्या नाम दिया था, क्या मतलब कि किसने डिस्कवरी की थी, तो वो किया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। डेट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आपसे पूछता है बेटा, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में इनका बस यहीं तक आप नाम, शॉर्ट नेम याद रखिएगा, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। स्लीडन एंड सॉन, स्लीडन एंड सॉन। अब एक कहानी हम आपको बताते हैं। ऐसा मानिए स्लीडन एंड सॉन कौन है, फ्रेंड है। कौन है, फ्रेंड है। एक ही बेंच पे, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठते हो वैसे ये भी बैठते थे उस टाइम पे। ठीक है, साथ में बैठते थे, दोनों आपस में बात करते थे सेल की, क्योंकि सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब तक हमने पता कर लिया है, रॉबर्ट हुक आ गए हैं, एवियन ल्यूएनहुक आ गए हैं, रॉबर्ट ब्राउन जी ने बात कर लिया है, तो ये लोग भी आपस में सेल पे ही उस समय क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो इन्होंने, ये जो पहला बंदा था ये कौन थे बेटा, स्लीडन कौन थे, बॉटनिस्ट थे। कौन थे, बॉटनिस्ट, मतलब कि जो प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी के बारे में, इन्होंने सबसे पहली लाइन जो ऐड की, इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, स्लीडन ने क्या कहा बेटा, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इनका जो दूसरा फ्रेंड था कौन, सॉन। ठीक है, ये कहा कि भाई तुम अगर ये बात कर रहे हो तो क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मुझे भी बारी आता है, मुझे भी पता है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें क्या पता है तुम बताओ। तो ये बंदा क्या बोला कि तुम कह रहे हो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, मतलब कि सेल, आई एग्री। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। अब फिफ्थ कौन है बेटा, ये है इन्हीं के बगल बेंच पर बैठने वाला बंदा। जैसे आप बेटा, आप दोनों लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हो, आपका फ्रेंड। ठीक है, तो एक तीसरा बंदा होता है जो पीछे आपकी सीट पे बैठा होता है, वह चुगली करता है। ठीक है, सारी बातें आपका सुनता रहता है। तो ये इन दोनों की बातें सुन रहा था। इस बंदे को भी लगा कि यार मैं इन दोनों से कम हूं क्या। ठीक है, इसने भी क्या कहा, सेल थ्योरी में थर्ड पॉइंट ऐड कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या थी बेटा, थर्ड पॉइंट था कि जितने भी सेल हैं, ऑल सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं बेटा वो किससे बने, प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है पुराने, प्री मतलब पुराना, ठीक है, एग्जिस्ट मतलब आए हुए हैं, अपने पुराने सेल से ही सारे सेल्स आए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा बेटा हु एक्सटेंड द सेल थ्योरी, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, सेल थ्योरी को किसने बढ़ाई, हु एक्सटेंड द सेल थ्योरी, तो आंसर आपका क्या रहेगा बेटा, रुडोल्फ विर्चाओ। ठीक है, क्या कहा था, क्या सेल थ्योरी में ऐड डाउन किया था बेटा, तो उन्होंने ऐड डाउन किया था ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। ये देख लीजिए ये कौन है, ये सेल थ्योरी में जितने बंदे ने अपना अपना योगदान दिया था वो है, देखो कितने प्यारे प्यारे से हैं, जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी थे बेटा। ठीक है, कौन ये है, ये किसकी तस्वीर है बेटा, स्लीडन की। और ये कौन है, सॉन, उनके फ्रेंड। ठीक है बेटा, और ये कौन है, रुडोल्फ विर्चाओ। इस पॉइंट को बेटा आपको अच्छे से याद रखना है, सेल थ्योरी आपकी 2 मार्क्स की आती है। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की, अगर ये पूछेगा तो किसने प्रपोज की बेटा, स्लाइडन एंड सॉन ने। हु एक्सटेंड द सेल थ्योरी पूछेगा तो रुडोल्फ विर्चाओ ने। ठीक है, सेल थ्योरी के पॉइंट पूछेगा क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आप ये तीनों पॉइंट्स आप लिख दोगे बिना सोचे समझे। ठीक है, क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, एंड सेकेंड है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड थर्ड क्या है, ऑल सेल्स आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब हम इसमें देखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, तो नंबर के बेसिस पे अगर देखें बेटा तो सेल 2 टाइप के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर,
दूसरा मल्टी सेलर। नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है, और मल्टी मीन्स क्या होता है, मेनी। तो ऐसे सेल्स बेटा, ठीक है, जो किससे बने हो, सिंगल सेल से बने हो, उन्हें हम कैसा ऑर्गेनिज्म बोलेंगे बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप क्या लिखोगे बेटा, दोज organism that made up of single cell, ठीक है बेटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा बेटा, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर में बेटा, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो खुद को भी, एग्जाम्पल जैसे एनिमल, ह्यूमन बींग्स हो गए बेटा, ठीक है, डॉग हो गया, प्लांट्स हो गया, एटसेट्रा, ये सब क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर है, मोर देन वन सेल से बने हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। सेल बेटा ऐसा नहीं है एक ही से सभी एक ही शेप के होते हैं। जनरली लोग सोचते हैं, जैसे आपके दिमाग में आ सकता है, आप छोटे से हो तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सारे सेल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलू गोलू से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। सेल्स अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे होंगे बेटा जो स्पिंडल शेप के होंगे, मतलब अगल बगल कैसे हैं, पतले से हैं और बीच में मोटे से हैं। कुछ ऐसे होंगे बेटा जो ओवल शेप के होंगे, जैसे एग होता है। कुछ सेल ऐसे होंगे बेटा जिनके पास ब्रांचेस होगी, ठीक है, जैसे हमारी नर्व सेल हो गई। ऐसे अलग अलग टाइप के सेल होती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कुछ सेल, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो आपको याद रखना है। फर्स्ट है मसल सेल, यहाँ पे लिखा है बेटा स्मूथ मसल सेल, तो आपको स्मूथ से नहीं रिलेट करना, ये सब हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, टिश्यू जब पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है बस मसल सेल। मसल सेल की शेप पूछेगा तो आप कैसे बताओगे बेटा, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब होता है बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे कि कोई चीज क्या है, साइड साइड में पतली और बीच में मोटी सी है, ठीक है, उसको स्पिंडल शेप बोला जाता है। रेड ब्लड सेल की बात करें बेटा, रेड ब्लड सेल कैसे होता है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव मींस मतलब होता है बेटा जैसे अंदर धसा हुआ, ठीक है, ऐसे सर्कुलर रहेगा, स्फेरिकल रहेगा, लेकिन अंदर कैसे हुआ रहेगा बेटा, ऐसे धसा हुआ सा रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को यहाँ से वहां हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराता है। अब वहीं पे हम ओवम या एक सेल की बात करते हैं बेटा, तो ओवम क्या है, एक सेल कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है। कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। ओवम कैसा सेल है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। सेल कैसे होता है बेटा, नर्व सेल क्या करते हैं, नर्व सेल आपको पता है बेटा, आपकी बॉडी में मैसेज यहाँ से वहां कौन लेकर जाता है, नर्व सेल लेके जाती है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भर भर के कौन सी सेल होती है बेटा, नर्व सेल होती है, जो मैसेज को यहाँ से वहां लेकर जाती है, ठीक है। तो ये कैसी होती है बेटा, ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है, ब्रांच्ड। इसमें आप देख सकते हो कैसे निकली, ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। तो अगर न्यूरॉन सेल या नर्व सेल की बात करें तो कैसे होती है, ब्रांच्ड होती है। क्या करती है बेटा, कैरी करती है मैसेज को, नर्व इंपल्सेस को इधर से उधर पूरी बॉडी में, ठीक है। वहीं पे अगर हम स्पर्म सेल की बात करें, स्पर्म सेल क्या है बेटा, स्पर्म सेल कैसा होता है, टैडपोल। टैडपोल आपने मेढक का बच्चा देखा हुआ है, सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो बस इतना सिंपल से याद रखो बेटा, जो स्पर्म सेल होता है उसके पास होती है एक हेड और एक टेल होती है। ये जो टेल होती है बेटा, ये क्या करती है, स्पर्म सेल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, ठीक है। इसकी मोबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है, हाईली मोटाइल होता है, ठीक है, बहुत तेजी से भागता है। तो स्पर्म सेल कैसा होता है बेटा, स्पर्म सेल कैसा होता है, टैडपोल स्ट्रक्चर का, ओके। यहीं पे हम फैट सेल की बात कर लें। फैट सेल को बेटा एडिपोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट। क्या करता है बेटा, एनर्जी को स्टोर करता है फैट के फॉर्म में, ठीक है। कैसे होता है, यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कैसे होता है बेटा, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, ओके, स्फेरिकल शेप का होता है, या फिर ओवल शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओवल। तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेटा, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, शेप ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम साइज ऑफ द सेल की बात कर लेते हैं बेटा। सेल अलग अलग साइज के भी होते हैं बेटा। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल की साइज के बेसिस पे मतलब सेल के साइज के बेसिस पे सबसे छोटा सेल या सबसे बड़ा सेल पूछेगा, तब आपका आंसर कुछ और होना चाहिए। अगर पूरे वर्ड में मतलब पूरे नेचर में अगर पूछे कि ठीक है सेल का साइज, सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे छोटा बड़ा सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन है, तब आपका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। अगर हम देखो बेटा ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में बेटा लार्जेस्ट सेल
सबसे बड़ा सेल कौन है? एग सेल है। एग सेल जिसको आप ओवम सेल भी बोलते हैं। ये क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक है बेटा, सबसे बड़ा सेल। वहीं पे अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, सबसे छोटू सा सेल कौन सा है बेटा? तो वो है स्पर्म सेल। कौन सा सेल है बेटा? स्पर्म सेल। क्या होता है ये? मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक है बेटा। ये आपको बिल्कुल ये भी मतलब साइज का नंबर याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन है? स्पर्म सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है बेटा? वो है आपका ओवम सेल या एग सेल। अब वहीं पे हम अगर बात कर ले बेटा पूरे नेचर में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा सेल कौन सा है? सबसे छोटा सेल कौन सा है बेटा? ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा, पूरे नेचर में कंपेयर करा रहा है। तो कौन है बेटा? माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जिसको आप बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलते हो बेटा? पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है बेटा, ठीक है। मैम का ये आपकी मैम का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है पीपीएलओ का फुल फॉर्म? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कैसा सेल है बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पूरे नेचर में पाए जाने वाला, ठीक है। वहीं पे सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं हम, नेचर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल कौन सा है बेटा? तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। इंग्लिश में क्या बोला जाता है शुतुरमुर्ग को? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है बेटा वो क्या होता है? सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है बेटा। मतलब साइज आप देख सकते हो 15 सेंटीमीटर, मतलब नेकेड आई से आप देख सकते हो। जनरली सेल को अपनी स्टार्टिंग से पढ़ा है कि नेकेड आई से सेल को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिच के को हम बेटा देख सकते हैं क्योंकि इसका साइज क्या है बेटा? सबसे बड़ा है, ठीक है। वहीं पे हम इसके व्हाइट, ये जो एग है बेटा, इसके अंदर जो यॉल्क पाया जाता है वो एक्चुअल सिंगल सेल होता है, ठीक है। ये जो व्हाइट पार्ट होता है, आउटर कवरिंग जो होती है, ठीक है, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है एग का, वो नहीं, मेन जो उसका येलो वाला पार्ट होता है, ठीक है। वहीं पे बेटा यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा है, उसको मैं बता दे रही हूँ, वहां से भी क्वेश्चन आता है। लॉन्गेस्ट सेल, अगर लॉन्गेस्ट सबसे लंबे सेल की बात करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है आपके न्यूरॉन, नर्व सेल जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है बेटा? न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, आपका हेडिंग क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन मतलब क्या होता है? बांटना, ठीक है बेटा। लेबर मतलब होता है काम, ठीक है। कहाँ पे? सेल के अंदर। सेल के अंदर काम को बांटना। डेफिनेशन आएगा, मतलब जो हेडिंग है उसको सुनकर शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अरे यार क्या ही कह रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है बेटा। जैसे हम हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहे हैं बेटा? अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ट क्या कर रहा है बेटा? पंप करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे स्टमक की बात करें, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, पूरे बॉडी में लेके जा रहा है, ठीक है। अलग अलग जो ऑर्गन है बेटा वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सेम वैसे ही एक जो सेल होता है बेटा उसके अंदर भी पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनेलिज, ठीक है। जैसे एक बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, तो बॉडी भी किससे बनी है? सेल से बनी है। तो सेल के अंदर भी बेटा क्या होता है? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलिज होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनेलिज, ठीक है, ऑर्गेनेलिज होते हैं। ये ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं बेटा? सेल के अंदर अलग अलग काम को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा? एनर्जी बनाने का काम करता है। यही पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है बेटा? प्रोटीन एंड फैट को सिंथेसाइज कराता है। वहीं पे आप क्लोरोप्लास्ट की बात कर लो। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऐसी ऑर्गेनेलिज है बेटा जो प्लांट सेल में पाई जाती है और क्या करती है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराती है। लाइक जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके के काम करते हैं, सेम उसी तरह सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलिज भी अलग अलग काम को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। बस यही हमारी मेन हेडिंग कर रही थी। तो कह रहा है कि ना डिवीजन ऑफ लेबर इन आ सेल, काम का बंटवारा कैसे हुआ है सेल के अंदर? तो सेम वैसे ही जैसे हमारी बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज इन द सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन जस्ट लाइक डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। डेफिनेशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। कह रहा है ये काम को बंटवारा क्या करता है बेटा? कह रहा है दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क इनसाइड द सेल इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसी काम के बंटवारे को हम क्या कहते हैं बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर नाम देते हैं। ये क्यों जरूरी है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर क्यों जरूरी है? जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आपके घर में आपकी बुआ है, आपकी चाची है, आपकी मम्मी है, ठीक है, अलग अलग लोग हैं, ठीक है, आपकी दादी भी है, मान लो अच्छी खासी स्ट्रांग है अभी, ठीक है।
लेकिन आपकी मम्मी को ही सारा काम करना पड़ रहा है, पूरे घर का काम किसको करना पड़ रहा है? आपकी मम्मी को काम करना पड़ रहा है। तो सोचो एक टाइम के बाद बेटा क्या हो जाए, मम्मी मान लीजिए 2-3 दिन काम करेंगी, 1 हफ्ते काम करेंगी, ज्यादा अच्छी होंगी तो 1 आध महीने खींच डालेंगी, ठीक है, उनको दिखाना होगा कि हाँ यार मैं बहुत अच्छी वुमेन हूँ, ठीक है, ये सारी चीज। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा बेटा, वो थक जाएंगी, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, टायर्ड फील करने लगेंगी, फिर वो गुस्सा करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनको घर में तो कई सारे लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए 10-12 लोगों की फैमिली है, अकेले काम उनको करना पड़ रहा है, क्या हो जाएगी बेटा, उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये सही बात है? आपको लगता है सही बात है? नहीं ना, आपके मन में आ रहा होगा नहीं मम्मी ही अकेले क्यों काम करे, अगर थोड़ा बुआ भी कर ले, थोड़ा सा दादी भी कर ले, ठीक है, थोड़ा सा चाची भी कर ले, तो क्या हो जाएगा बेटा, काम बढ़ जाएगा। इस तरह मम्मी अकेले नहीं थकेंगी, बल्कि सभी लोग मिलकर काम कर लेंगे, तो आपकी फैमिली भी हैप्पी रहेगी, मम्मी भी चिड़चिड़ नहीं करेंगे बेटा, आपको टाइमली खाना वगैरह मैगी वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही चीज बोल रहा है। क्या करता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या करता है बेटा, कह रहा है इट मेक्स द सेल मोर एफिशिएंट, ठीक है, सेल को और भी ज्यादा क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है। कैसे, किस लिए, ताकि ये क्या कर सके, कह रहा है कि टू अलाउ परफॉर्म ऑल लाइफ ऑल इसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है, ताकि सेल के अंदर जितने भी काम है वो स्मूथली परफॉर्म हो सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब हम बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल के सारे ऑर्गेनिज अंदर की सारी चीजों को एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम सेल के बाहर से पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। सेल की यहाँ से शुरू होगी कहानी, आउटर बाउंड्री से, ठीक है, यहाँ से शुरू होके हम सेल के सेंटर पार्ट तक पहुंचेंगे। एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और हर एक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, कल हम आगे की पार्ट लेकर आएंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।